इस देश की 50% आबादी महिलाओं की है जी। और बहुत लंबे समय से ये डिमांड रही कि बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। और सब लोग बातें तो सब बड़ी बड़ी किया करते थे। और महिलाओं में देखिए, ममता बनर्जी हैं, वो भी एक महिला हैं और मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब कल महिला विधेयक की बात आई, विरोधियों के तो सब विरोधियों ने मिलके, जिसमें महिलाएं, विरोधी दल की जो मानसिकता है वो बिल्कुल उजागर हो गई है जी। आप देखिए कि जो नारी के प्रति संकीर्ण सोच है जी, वो पूरी तरह उजागर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकी और आप देख रहे हैं आध्या टीवी। आध्या टीवी के खास प्रोग्राम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनपद कासगंज के वर्तमान के भाजपा के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा जी। तो उनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ चल रहा है राजनीति में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आप एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया, उसके बाद आज जिलाध्यक्ष तक के सफर में कहाँ आपने क्या क्या संघर्ष किया, प्लीज बताएं। देखिए, मैंने बूथ अध्यक्ष से लेके यहाँ तक का सफर तय किया है और सन 1989 से मैंने राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करना प्रारंभ किया। बूथ अध्यक्ष के रूप में मैंने 16-17 वर्ष काम किया जी। और कासगंज के सबसे संवेदनशील बूथ पे मैं रहता हूँ जी। प्राइमरी पाठशाला नवाब मोहल्ला तरोरा जो स्कूल है, वहां से मैंने अपना जीवन शुरू किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा और उसके बाद कासगंज मुख्यालय पे नगर महामंत्री के रूप में जी मैं काम किया। फिर उसे मैंने नगर अध्यक्ष के रूप में लगभग 8 वर्ष तक जिम्मेदारी मेरे पास रही और लगभग 13 वर्षों तक मैं लगातार जिले का महामंत्री रहा जी। और उसके बाद अभी गत वर्ष ही मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी द्वारा सौंपी गई है जी। उसके लिए तो मैं केवल यही कहूंगा कि मेरे नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, तो मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उनके जो विश्वास और उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर सकूं। अध्यक्ष जी, आपने देखा है कि लगातार आम समाज की अगर बात करें तो समाज के द्वारा ये बोला जाता है कि एक कार्यकर्ता है वो केवल दरी बिछाने तक सीमित रह जाता है। कैसे देखते हैं इस बात को? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता दरी बिछाने वाली बात तो एक जुमला है जी। मैंने अपने आप भी स्वयं बहुत समय तक दरी भी बिछाई है, पोस्टर भी दीवारों पे चिपकाए हैं जी। और आज पार्टी की सरकार है और पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, आज मैं जिलाध्यक्ष के पद पे हूँ। बिल्कुल। तो पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। और आप देखिए कहाँ से जमीन से उठ के ही आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी है और कई प्रदेशों में हमारी सरकार है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को भी आपने देखा हो, एकदम चौंकाने वाले परिणाम निकल के आए हैं। और पार्टी की परिकल्पना ही अंत्योदय की परिकल्पना है, तो जहाँ अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको अग्रिम, उसका विकास, पूर्ण विकास और उसको आगे लाने का काम हमारी पार्टी करती है। तो जो कार्यकर्ता सक्रिय हैं और जो वास्तव में धरातल से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित तौर पे उनका भविष्य उज्ज्वल है। अध्यक्ष जी, कभी आपको अपने जीवन की इस राजनीतिक, जब से आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तब से कभी क्या ऐसा लगा आपके जीवन में, कभी कोई ऐसी घटना रही हो कि आपको लगा हो कि नहीं, अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है राजनीति से? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि अक्सर होता है ना, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम किया जी, तो बहुत सारा समय तो अपोजिशन में ही गुजरा जी। तो बहुत आनंद आता था उस समय काम करने में और हम लोग एकजुट होकर बड़े काम करते थे। लेकिन कई बार जब मैं देखता हूँ कार्यकर्ताओं में व्यक्तिगत तौर से आपसी जब मनभेद की स्थिति कहीं दिखाई देती है तो थोड़ा सा मन को कष्ट होता है जी। और मेरी चाहत हमेशा यही रही है कि मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए जी। और ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी। अध्यक्ष जी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि आप भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो किन चीजों को, किन मानकों को देख करके दी जाती है? योग्यता, पैसा, अनुभव, या ये कौन सा मानक होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को देखते हैं। दूसरा, उसके बाद उनकी सक्रियता भी इस पे निर्भर करती है कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए जी। और कार्यकर्ताओं की जो कार्य करने की क्षमता है
और उनका किस क्षेत्र में रुझान है, उसके हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जाती जी अध्यक्ष जी, एक बहुत ही जनपद कासगंज की राजनीति का सुलगता हुआ सवाल है कि जनपद कासगंज में क्षत्रियों की भूमिका आप कहाँ देखते हैं भाजपा में? है। देखिए, क्षत्रिय की भूमिका तो पूरे देश में ही सम्मानीय। क्षत्रिय आदिकाल से देखें, जब से धरती बनी है, क्षत्रियों ने पूरे समाज को ही बचाने का काम किया है। अगर जितनी भी भारतीय संस्कृति का अगर संरक्षण हुआ है, अगर वैदिक काल में भी देखें तो ऋषि मुनियों के यज्ञ के हवन तक, अगर भगवान श्री राम और उसके बाद मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने संरक्षण प्रदान केवल ऋषि मुनियों को ही नहीं, पूरे समाज को ही जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहे हैं उनका विनाश किया है। तो क्षत्रिय समाज तो बहुत ही सम्माननीय है। और कासगंज जनपद में क्षत्रियों के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। और यहाँ जब से जिला बना है तब से निरंतर जिलाध्यक्ष भी हमारे भाई लोग इसी से रहे हैं। और मेरी पार्टी में ये जातिवाद को हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। हम लोग सब आपस में भाई भाई हैं, और उसमें भी जहां भी जिसकी उपयोगिता होगी या जिसका भी भविष्य जहां अच्छा लगेगा, जो कार्यकर्ता उपयुक्त होगा, तो निश्चित तौर पे उसके लिए वो संभावनाएं पूरी की जाएंगी। अध्यक्ष, चूंकि अभी आपने बताया कि यहाँ पर उसी समाज से जिलाध्यक्ष भी रहे हैं पहले, क्या आपके सामने भी कभी कोई विरोधाभास जैसी स्थिति आई? क्योंकि जब आपका नाम नॉमिनेट हुआ उसके बाद में कुछ जगह पर ऐसी चर्चा रही कि क्षत्रियों को मौका मिलना चाहिए था, ऐसी कोई बात आई आपके सामने भी? ऐसी परिस्थिति आई कभी क्या? देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने लिए भविष्य अपना देखना या अपने लिए आशाएं और उम्मीद करना, ये तो सबका, हर कार्यकर्ता का अपना रहता है। जी, मैं भी 5 बार महामंत्री रहा, मैंने भी 3 बार पहले प्रयास किया था। यदि सफलता नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो सफलता नहीं मिलती है तो फिर से लग जाता है, फिर आगे सफलता मिलेगी। तो यहाँ ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बहुत कुछ और अच्छा लिखा हुआ हो, और हो सकता है कि पार्टी ने कुछ और सोच रखा हो। और सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये है कि पूज्य महाराज जी हमारे नेता हैं और सर्वमान्य नेता हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में है। तो उनसे इस विषय पे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं संदेश में आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ नया होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ अगर मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये केवल भ्रामक और वो लोग प्रचार करते हैं इस प्रकार के दुष्प्रचार, जो विरोधी दलों के लोग हैं। और कुछ 2-4% ऐसे लोग होते हैं जो हर दल में होते हैं, हर कम्युनिटी के लोग, तो ऐसे लोग दुष्प्रचार करते हैं। और मैं देखा सोशल मीडिया पे आजकल फर्जी फेक आइडिया बनाकर बहुत काम किया जाता है, समाज को तोड़ने का काम। देखिए, अभी एक ज्वलंत मुद्दा अभी उठा है, कल की बात है ना। आप देखिए, इस देश की 50% आबादी महिलाओं की है जी, और बहुत लंबे समय से ये डिमांड रही कि बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। और सब लोग बातें तो सब बड़ी बड़ी किया करते थे। और महिलाओं में देखिए, ममता बनर्जी हैं, वो भी एक महिला हैं और मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब कल महिला विधेयक की बात आई विरोधियों के द्वारा, सब विरोधियों ने मिलके, जिसमें महिलाएं, विरोधी दल की जो मानसिकता है वो बिल्कुल उजागर हो गई है जी। आप देखिए कि जो नारी के प्रति संकीर्ण सोच है जी, वो पूरी तरह उजागर हो गई है। और विपक्ष अब किस मुंह से बात करेगा, कैसे उन महिलाओं के बीच जाएगा, तो ये तो अब क्या कहूँ, मुझे लगता है कि विपक्ष मुद्दाहीन है जी। और विपक्ष तो अब मुझे हंसी आती है, मैं क्या कह सकता हूँ कोई शब्द नहीं है। हाँ, उनके लिए एक्चुअल में क्या है कि मैं यही कह सकता हूँ कि अनर्गलन बयानबाजी करना, और चूंकि वो आदरणीय मोदी जी के जो विकास का पहिया, आदरणीय योगी जी के जो विकास का पहिया है जी, आज देखिए कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। और यहाँ की कानून व्यवस्था जो है देश में ही नहीं विदेश में भी एक रोल मॉडल बन चुकी है जी। तो आदरणीय योगी जी एक जो मानक स्थापित किया उन्होंने, आज देखिए लगभग 11 एक्सप्रेस वे हमारे संचालन की स्थिति में है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, या देखिए आप एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज। तो आदरणीय योगी जी के आने के बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर वर्ग के लिए
सुरक्षा का जो माहौल, सुरक्षा का जो वातावरण बना है जी आप देखिए, कुछ भी करिए, जब सुरक्षा नहीं है तो सब बेकार है। जी तो आदरणीय योगी जी के नाम से या तो जो कहना चाहिए असामाजिक तत्व हैं, जी वो लगभग ज्यादा से ज्यादा प्रदेश ही छोड़ के भाग गए हैं। जी और उनका खौफ इतना है कि आज उत्तर प्रदेश में 80 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आ गए हैं। जी तो जिस 2017 से पहले जिस प्रदेश में लोग डरते थे, जी जहां पे असुरक्षा का पूरी तरह से वातावरण था, वो आदरणीय पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से उत्तम प्रदेश, हाँ, जो राम राज्य की हम लोग कल्पना कर सकते थे वो किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता से वायदे किए थे वो सारे पूरे करती है। 2047 जो विकसित भारत का लक्ष्य है हमारा, उसको निश्चित तौर पे हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा कर लेंगे। जी अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा चला है यूजीसी को लेकर, जी, क्या राय है आपकी? व्यक्तिगत राय बताना प्लीज। देखिए, यूजीसी का जो मुद्दा है जी वो कहीं ना कहीं उसमें कोई त्रुटि किसी स्तर पे हुई है, भैया मानते हैं। और जो त्रुटि हुई है तो वो कहाँ हुई है, कैसे हुई है, उसको कैसे आगे सॉल्व किया जाएगा जिससे कि समाज में एक वातावरण बना रहे। जी जो समरसता का वातावरण है या जो हमारे देश की संस्कृति ऐसा वातावरण है, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी आप सही कह रहे हैं कि कटिबद्ध है, लेकिन बटोगे तो कटोगे का नारा आपकी सरकार ही देती है, और वहीं पर अगर ऐसा कानून लाना और इस तरीके की बरामद चीजें होना। नहीं, बटोगे तो कटोगे का मतलब ये नहीं है, उसको लोग गलत उसका संदेश निकालते। बटोगे का मतलब तो फिर अगर हम आपस में ही लड़ेंगे जी तो हम पूरे देश को भी तो एकजुट, हम 140 करोड़ देशवासियों को भी तो एकजुट रखना चाहते हैं। जी अगर हम आपस में ही बढ़ जाएंगे तो विदेशी आक्रांता भी तो इस देश पे हमेशा शासन करते आए हैं। अगर 140 करोड़ देशवासी एक रहेंगे तो पूरे विश्व में हम विश्वगुरु तो हैं ही। लेकिन अध्यक्ष जी आपने देखा होगा, लगातार आपने देखा साक्षी महाराज जी का बयान आया यूजीसी को लेकर और लगातार वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का, तो कैसे आप एक रहने की परिकल्पना पे जा सकते हैं? देखिए, ये उनके निजी विचार है, पार्टी फोरम, पार्टी की कोई धारणा नहीं है। और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम पार्टी की विचारधारा पे चलते हैं, पार्टी की जो लाइन है हम उस पे चलते हैं। जी तो किसी भी कार्यकर्ता का या किसी भी व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत मत हो सकता है, तो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अध्यक्ष जी आपने देखा होगा, जब से यूजीसी का जो कानून आया है तब से सवर्ण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा अलग होता दिख रहा है। क्या आपको भी ऐसी स्थिति जनपद कास्को में दिखाई दे रही है, या फिर है तो उसका क्या बचाव है? देखिए, ये तो विपक्ष का एजेंडा है, उसका ज्यादा दुष्प्रचार कर रहे हैं जी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और देखिए, ये आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकारों ने इतना विकास और इतनी योजनाएं दी हैं और इतना विकास किया भी है और इतना विकास चल रहा है। जी तो देश की जनता बहुत समझदार है, इनके भ्रामक तथ्यों में नहीं आएगी। इन्होंने पहले ही एक झूठा नैरेटिव कर दिया था कि संविधान बदल देंगे। जब मोदी जी की सरकार 1, मोदी जी की सरकार 2 रही, उस समय 350 का स्पष्ट व्यापक बहुमत था। उस समय जब संविधान नहीं बदला गया तो ये विपक्ष के लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार करते हैं कि संविधान बदल देंगे, और वो नैरेटिव झूठा साबित हुआ। जनता इनकी सब चालें समझ गई है और अभी भी सब समझ गई है, उन्होंने देख लिया। ये कल परसों जो बिल गिरा है उसकी पूरे प्रदेश में घोर भर्त्सना हो रही है, और आप देखिए आधी आबादी तो पूरी तरह से खिलाफ हो गई है, और इनको इसका हश्र जो है अगले चुनावों में पता चल जाएगा। अध्यक्ष जी, जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं तब से नौजवानों का आपके प्रति अपार स्नेह देखने के लिए मिल रहा है, जनता का भी देखने के लिए मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जिलाध्यक्ष बना हूं तो पार्टी की एक जिम्मेदारी है ये जी, ये कोई, मैं इसे पद मान के काम नहीं करता जी, और कोई भी बड़ा अगर आता है तो मैं अगर उसका सम्मान पैर छू के करूंगा जी, तो ये मेरा कर्तव्य है जी। छोटा अगर मुझसे कोई आता है तो मैं उसे अगर हृदय से लगा लूंगा तो उसे वो भाव उत्पन्न होगा कि बड़े भाई ने या मेरे जो घर के गार्जियंस हैं, पिता जैसे लगा लेते हैं, तो गले से लगाना उससे उसको आत्मीयता मिलेगी। और जब किसी को आप आत्मीयता देंगे तो वह कुएं में से लौट के आवाज वही आएगी। प्रेम देंगे तो प्रेम ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अध्यक्ष, एक हाल ही में मामला हुआ था जहां पर के एक भारतीय जनता पार्टी के जो कि मौजूदा सरकार है उनके जिलाध्यक्ष को धरने पर बैठना पड़े, तो क्या मामला रहा, किसकी कमी मांग?
देखिए, उसमें कमी कुछ इस प्रकार की रही कि वहां कार्यकर्ताओं के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। जी मेरे 2-3 क्षत्रिय कार्यकर्ता हैं जी उनके साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई प्रशासन की, तो मुझे वहां जाना पड़ा। भारी आक्रोश था जी और उस आक्रोश में कार्यकर्ताओं के बीच, चूंकि मेरा जाना परम कर्तव्य था, कार्यकर्ताओं के बीच रहना मेरा जिम्मेदारी है जी तो मैं वहां पहुंच गया था और कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि तत्कालीन एसएचओ को वहां से हटा दिया जाए। जी और वो इसी बात पे वहां कार्यकर्ताओं की मांग थी, तो जैसा कार्यकर्ताओं की इच्छा थी मैंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान रखा। जी अध्यक्ष जी, अगला सवाल यही है कि जब ऐसे कहा जाए कि अमापुर की राजनीति की बात करें, क्योंकि जनपद कासगंज की अमापुर विधानसभा बहुत फेमस विधानसभा है, और अगर वहां की राजनीति की बात करें तो 2 बड़े नेता आमने सामने दिखाई देते हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को कभी इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, टिकट तो चाहे कोई सा दल हो जी, टिकट मांगने वाले 10 हैं, टिकट मिलता एक कोई है जी। 9 लोगों का जो टिकट नहीं मिल पाता है जी तो ऐसा लगता है कि वो भाई क्या होगा, विद्रोह होगा। ये एक दल की नहीं, सारे दलों की कहानी है ना। भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ भी प्रशिक्षण वर्ग लगे, हम लोगों को जो सिखाया जाता है, देखिए हमारे रग रग में राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना करते हैं हम, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रवाद प्रथम है, पार्टी प्रथम है जी। थोड़ा बहुत नाराजगी अगर कहीं होती भी है तो बैठ के और प्रदेश का नेतृत्व है उसके द्वारा और ये सुलझा लिया जाता है। और लास्ट में सारे कार्यकर्ता एक बात पे आ जाते हैं कि हमारा प्रत्याशी कोई नहीं है, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है। और आप देखिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता से आप बात करेंगे तो उससे पूछे आपका प्रत्याशी कौन है, तो वो यही कहेगा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है जी। तो मानते हैं कि एक जगह पर दोनों प्रत्याशी होंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सिंबल देगी वही हमारा प्रत्याशी होगा। पूरी पार्टी एकजुट होकर उसको लड़ाएगी और दूसरे वाले को भी अगर कहीं कोई बात होगी तो वो भी साथ आके ही लड़ाएगा। इसको भी ये ऐसा तो हमेशा चलता रहता है। एक अंतिम सवाल है जी, अभी किसानों की बात करें तो अपने जनपद कासगंज में अभी तक सरकारी जो क्रय केंद्र है वो अभी तक नहीं खुले हैं, और जबकि किसानों की अगर फसल की बात करें तो फसल निकलने के लिए तैयार हो गई या निकल के घर पे आ गई है, तो इसमें किसकी कमी मानते हैं, सरकार की या प्रशासन? मैंने ऐसा नहीं है। सरकार ने पूरा जो भी किसानों के हित के कदम है, मैं समझता हूँ जितना इस सरकार ने उठाए हैं। नहीं, जनपद कासगंज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनपद कासगंज भी उत्तर प्रदेश में ही है जी। तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ से जो आदेश जारी होता है वो पूरे प्रदेश के लिए होता है जी। और जो भी किसानों के हित के लिए जो भी उचित कदम है उसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं और किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है जी। और ऐसी अभी कोई शिकायत हमको प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा हम कोई मामला हमारे संज्ञान में अभी नहीं है। अध्यक्ष जी, आध्या टीवी के माध्यम से अपनी जनता को, जनपद कासगंज की जनता को और अपने नौजवान साथी को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं केवल यही कहूंगा कि हम लोग कुटुंब प्रबोधन जैसे विषय को समझें, अपने परिवार में हम सब एकजुट रहें, पहले अपने परिवार को मजबूत करें। और जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, एक पिता के अगर 4 बेटे थे तो चारों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा जो प्रेम था, स्नेह था, सभी एकजुट फैमिली जो दिखाई देती थी, ऐसा परिवार हो, ऐसी मेरी सबसे अपील भी है। और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि भारत में जो राम राज्य की कल्पना की जाती थी वही भारत हमारी राम राज्य बने। और युवाओं से मैं यही कहूंगा कि अगर कहीं कोई बात है तो सीधे आपसी संवाद से हर चीज को निपटाएं। देखिए, तीसरे व्यक्ति के शामिल होने से बात हमेशा खराब होती है। इसलिए यदि किसी को कोई बात समझ में आती है या कोई कुछ सुनते हैं तो मैं तो सबको यही आग्रह करूंगा कि सीधे वार्ता करके और बातचीत के माध्यम से हर चीज का समाधान किया जा सकता है। कोई आपस में मतभेद न हो, इस प्रकार का हम सब लोग अगर अपनी ओर से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज
हमारा देश राष्ट्रवाद की तरफ और विश्व गुरु की तरफ जो हमारी सपना है, हम निश्चित बढ़ेंगे और हम जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा जी, जो कि वर्तमान में मौजूदा जिलाध्यक्ष है, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए, जिससे कि ये जो भारत देश है वो विश्व गुरु बनेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।